नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 5 सालों में यानी 2020 से 2024 में देश भर के बंदरगाहों पर 11,300 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनमें से 65% यानी 7,383 करोड़ रुपए की ड्रग्स सिर्फ गुजरात के पोर्ट्स पर पकड़ी गई। सबसे ज्यादा बरामदगी अडानी ग्रुप के निजी बंदरगाहों पर हुई, यानी मुद्रा पोर्ट से 6,386 करोड़ की। इसके अलावा पेपाबाव पोर्ट से 180 करोड़ रुपए की, मुंद्रा सीएफएस से 377 करोड़ रुपए की, गांधीधाम सीएफएस से 302 करोड़ रुपए की, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से 2,284 करोड़ की, तूतीकोरिन से 1,515 करोड़ रुपए की और कोलकाता पोर्ट से 78 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। जब्त माल में हेरोइन, कोकीन, मेथाफेटामाइन और ट्रामाडोल टैबलेट शामिल थी। सिर्फ 2024 में ही मुंद्रा और कोलकाता से 71 लाख से ज्यादा ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुई। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सांसद इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप की पार्टी के सांसद माइक ली वीजा प्रोग्राम को लेकर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने मांग कर दिया है कि H-1B वीजा को खत्म करने का समय आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्या H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। उनके ये पोस्ट वॉलमार्ट विवाद के बीच आई है। कहा गया है कि वॉलमार्ट में H-1B वीजा से संबंधित धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। वहीं अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा इसमें H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े नियम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा H-1B वीजा सिस्टम एक स्कैम है जो विदेशी कामगारों को अमेरिका में नौकरी पाने का मौका देता है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें, भारत लंबे समय से H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, विशेष रूप से IT और टेक्नोलॉजी पेशेवरों के लिए। अगर इसमें सख्ती की गई तो लाखों भारतीयों के लिए बहुत परेशानी देने वाला होगा। वो इसी वीजा पर जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के समय शांति कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में तीसरा विश्व युद्ध रोकने में मदद की थी, वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने बड़ा टकराव टाल दिया। ट्रंप ने बताया कि उस समय वो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। दोनों देशों के बीच बहुत नफरत थी जो सैकड़ों सालों से कभी अलग अलग नामों के साथ चलती आ रही है। मैंने मोदी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम तुम पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कल मुझे फोन करके बताना। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये तनाव फिर शुरू हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं उसे रोक दूंगा। दुनिया को ऐसे हालात में नहीं जाने दे सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 विमान गिराए गए थे। जिसके बाद पीएम मोदी के आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहली बार मोदी की पूरी पोल खोल दी है। मोदी ने सचमुच में क्या पैसों के लिए देश को बेच दिया? ये देशद्रोह है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव और बढ़ गया। ये दावा जर्मन न्यूज़पेपर फैज ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया है कि ये कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने से मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को नई दिल्ली आने से रोक दिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।
50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेच पाएंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसी बीच फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में साफ कहा कि लगता है कोई आपसे बहुत खुश नहीं है। राबुका ने आगे कहा, लेकिन आप इतने बड़े नेता हैं कि इन दिक्कतों को झेल सकते हैं। वो दिल्ली में ओशन ऑफ पीस विषय पर आयोजित व्याख्यान के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। बता दें, राबुका 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मंगलवार को केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों से अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल की सिफारिश पर लगे राष्ट्रपति शासन की समीक्षा अदालत कर सकती है, तो राज्यपाल जब किसी राज्य के बिलों को सालों तक रोक कर रखते हैं तो उस पर अदालत क्यों नहीं सवाल कर सकती। ये टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश किए गए तर्क के दौरान आई, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल को संविधान में विस्तृत विवेकाधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने एक बार फिर असहमति जताई है। मामला है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि कई वरिष्ठ जजों को छोड़कर पंचोली की सिफारिश की गई है। इससे पहले भी उन्होंने इसी वजह से आपत्ति जताई थी। इस बार उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों गुजरात से ट्रांसफर होकर पटना हाई कोर्ट आए पंचोली को प्राथमिकता दी गई। बता दें, अगर जस्टिस पंचोली की नियुक्ति होती है तो वो 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं और करीब 1.5 साल तक उस पद पर रहेंगे। नागरत्ना का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ वरिष्ठता की परंपरा टूटी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट से जजों की संख्या असमान रूप से बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 56 रिटायर्ड जजों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने उन 18 पूर्व जजों का विरोध किया है जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में बयान दिया था। इन 56 जजों का कहना है कि कुछ पूर्व जज बार बार राजनीतिक मुद्दों पर बयान देकर न्यायपालिका को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया, हर बड़े राजनीतिक फैसले के बाद वही कुछ लोग बयान जारी कर देते हैं। ये न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक पक्षपात को छिपाने की कोशिश है। इससे न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई रिटायर्ड जज खुद चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसे बाकी नेताओं की तरह राजनीतिक बहस में खुद को साबित करना चाहिए। बयान जारी करने वालों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और P सदाशिव और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AK सिकरी और MR शाह शामिल हैं। उन्होंने अपील की कि पूर्व जज ऐसे राजनीतिक बयानों से दूरी बनाकर रखें। बता दें, सोमवार को 18 रिटायर्ड जजों ने अमित शाह की आलोचना की थी। इसके बाद अब पूर्व CJI रंजन गोगोई समेत जजों ने जजों की आलोचना की है। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन बुधवार 27 अगस्त को दिल्ली में होगा। इन संगठनों की मांग है कि असम सरकार वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर और अभिसार शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले। प्रदर्शनकारी पत्रकार दोपहर 2 बजे दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग स्थित असम भवन तक मार्च करेंगे और वहां धरना देंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। ये दुखद घटना मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे हुई। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और अभी भी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.